नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं चल कुंडली धारामापी का सेकंड पार्ट, किलकित कुंडली धारामापी। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 का टॉपिक है। देखिए दोस्तों, हमने इससे ठीक पहले जो वीडियो बनाया है उसमें ये देखा है कि धारामापी क्या होता है। धारामापी के प्रकार, धारामापी दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडली धारामापी तथा चल चुंबक धारामापी। हम उनमें से चल कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, निलंबित कुंडली धारामापी। अब हम देखेंगे यहां पर किलकित कुंडली धारामापी। देखिए, जो निलंबित कुंडली धारामापी है और किलकित कुंडली धारामापी है, उसमें मूल जो डिफरेंस है वो बनावट का है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी इनका जो सिद्धांत है वो सेम रहेगा और बाकी की इनकी सुग्राहिता, ज्ञात करने का तरीका सब कुछ सेम रहने वाला है। हालांकि किलकित कुंडली धारामापी की जो सुग्राहिता है वो निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में कम होती है, बट इसका उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि ये जो रीडिंग देगा वो काफी ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसलिए किलकित कुंडली धारामापी का यूज निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में अधिक होता है। हम सर्वप्रथम आपको बता रहे हैं कि जो धारामापी है उसका उपयोग धारा के संसूचन में होता है, धारा का पता लगाने में किया जाता है। धारा के संसूचन में इसका उपयोग होता है दोस्तों, संसूचन में। अब देखिए, मूल इसका एक और जो मेन उपयोग है कि किलकित कुंडली धारामापी को हम आसानी से एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं वो किलकित कुंडली धारामापी की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका जो उपयोग है, इसे आसानी से, इसको हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आसानी से एमीटर या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। एमीटर में बदल सकते हैं, वोल्टमीटर में बदल सकते हैं, में बदला जा सकता है। और जब इनको हम आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं तो मेनली जो उपयोग होता, हालांकि जो किलकित कुंडली धारामापी इसकी सुग्राहिता जो निलंबित कुंडली धारामापी है उसकी तुलना में कम होती है, बट इसका उपयोग ज्यादा होता है। अब हम इसकी बनावट की बात करेंगे दोस्तों। जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है, बनावट को हम अच्छे से समझेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें समानताएं तो क्या है कि यहां पर भी हमारे पास में दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं जो कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो यहां पर दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक हैं। एक्चुअल में ये जो चुंबक होते हैं, यदि इनको आप ऊपर से देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से नजर आएंगे आपको। ये ऐसे होते हैं, एक ही चुंबक होता है, इस तरीके से होता है, नाल चुंबक की भांति होता है। उसका एक सिरा इधर, दूसरा वाला सिरा इधर, और ये हमारे को दो अवतलाकार जो भाग हैं वो दिखाई देते हैं अलग अलग न होकर। तो हम एक तो इस वाले चुंबक को दिखाते हैं, एक इसको दिखाते हैं। दो भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में ये होता एक ही चुंबक है। यदि इनको हम एमीटर या वोल्टमीटर या धारामापी को जब खोलकर इनको देखेंगे तब की बातें हैं दोस्तों। इन दोनों चुंबकों के मध्य भाग में हम आयताकार कुंडली रखते हैं। ये एक्चुअल में एल्यूमिनियम की होती है और उस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार का अर्थ यह है कि जो तार है उसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। जो कुंडली है वो एक्चुअल में है तो किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की बनी होती है दोस्तों। और उस एल्यूमिनियम की जो कुंडली है उसके ऊपर तांबे के तार लिपटे होते हैं। और ये जो तांबे के तार हैं दोस्तों,
वो भी विद्युत रुद्ध तार होते हैं। विद्युत रुद्ध का मतलब यह है कि एक वायर से, जैसे खूब सारे वायर इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं, इस तरीके से वायर्स होते हैं इसके ऊपर, ऐसे खूब सारे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस तरीके से तार लिपटे हुए होंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो तार होते हैं वो विद्युत रुद्ध होते हैं। उनके विद्युत रुद्ध का मतलब है कि एक वायर से दूसरे वायर में करंट फ्लो नहीं होता। और विद्युत रुद्ध बनाने के लिए तारों पर पॉलिश कर देते हैं, या तो पॉलिश कर देते हैं या प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं। बट जो एमीटर और वोल्ट मीटर है उनमें पॉलिश की हुई होती है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक का कवर से तो बहुत मोटा हो जाएगा, व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी, और यहाँ पर पॉलिश की हुई होती है। इन दोनों चुंबकों के मध्य ये कुंडली रखी होती है, और इस कुंडली के मध्य भाग में कच्चे लोहे की क्रोड होती है। और ये जो क्रोड होती है वो बेलनाकार होती है, ये स्थिर अवस्था में होती है। और इस कुंडली का जो एक वायर होता है वो इधर एक चूल से इस तरीके से फंसा हुआ होता है, और जो निचला भाग होगा वो दूसरी चूल से इस तरीके से टिका हुआ होता है। देखिए दोस्तों, ये है क्या एक्चुअल में, आप लोगों को ये समझना है। ये इस तरीके से एक खड्डे नुमा संरचना होती है, और इसके ऊपर इस वायर को इस तरीके से डाल देते हैं, इसमें फंसा देते हैं। ऊपर वाले भाग में भी इस तरीके से ही होती है संरचना, और उसमें भी एक वायर को इस तरीके से फंसा देते हैं। ये इस खड्डे के अंदर इस वायर को ये किलकित, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसको चूल कहा जाता है दोस्तों। और इसमें ये आराम से घूमने के लिए स्वतंत्र होता है दोस्तों। ये इधर एक चूल है, इधर एक चूल होता है, और यहां से यहां पर एक स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों। ये जो स्प्रिंग है ये एक संयोजन के तार से जुड़ी होती है, इधर एक दूसरी स्प्रिंग और जुड़ी होगी, और इधर दूसरा जो संयोजक तार है वो है T2। ये वाली जो व्यवस्था है इसमें यहां पर एक संकेतक और जुड़ा होता है। ये जो संकेतक है वो इस वायर के साथ में कनेक्ट होता है, और यहां पर इस तरीके से बीचों बीच में 0 लिखा हुआ होता है इसमें रीडिंग्स में। ये जो संकेतक होता है वो मोस्टली एल्यूमिनियम का वायर होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक चल कुंडली धारामापी में जो सेकंड पार्ट है, किलकित कुंडली धारामापी की बनावट है। इसमें ये हमारे पास में होती है अवतलाकार कटे हुए चुंबक, 2 होंगे, या एक ही चुंबक के 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक ही चुंबक को घूर्णन चुंबक के रूप में बनाकर प्राप्त कर लेते हैं ऐसी व्यवस्था। तो ये तो है अवतलाकार चुंबक, और ये हमारे पास में है आयताकार कुंडली जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, तांबे के तार इस पर लिपटे होते हैं। ये है कच्चे लोहे की क्रोड, कच्चे लोहे की क्रोड, और इसके 2 कार्य होते हैं। एक तो मैक्सिमम जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस जो कुंडली है उसके समांतर रहे, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। इसके साथ में ये कुंडली में अवमंदन उत्पन्न करने के काम में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। तो ये कच्चे लोहे की क्रोड होती है, बेलनाकार होती है, और यहां पर भी एक स्प्रिंग होगी, और ऊपरी भाग में भी एक स्प्रिंग लगी होती है, जो इस कुंडली के अंदर उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण है उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न करने का कार्य करती है दोस्तों। तो ये चूल है, ये चूल है, ये यहाँ पर स्केल है, ये संकेतक है, ये आयताकार कुंडली होती है, ये कच्चे लोहे की क्रोड है, और ये चुंबक होती है। ये दोनों स्प्रिंग्स लगी होती है, और इन दोनों सिरों पर हम वायर को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे काम करती है, कैसे ये काम करेगा धारामापी। देखिए दोस्तों, यहां से एक वायर जोड़ देंगे, और जब यहां से होता हुआ जो धारा है वो इस कुंडली के विभिन्न तारों से होती हुई इधर से निकलेगी, तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो इस कुंडली के ऊपर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा,
और वो जो बलयुग्म आघूर्ण है दोस्तों हमने पढ़ा है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। जो बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता है टो बराबर NIAB साइन थीटा, ये उत्पन्न होता है और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका जो मान है वो रह जाता है NIAB। और ये जो बलयुग्म आघूर्ण है वो स्प्रिंग के बलयुग्म आघूर्ण से स्प्रिंग का जो बलयुग्म आघूर्ण होता है ये तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण है, और ये स्प्रिंग में उत्पन्न है प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो उसको मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ये स्प्रिंग में उत्पन्न है, स्प्रिंग में उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहेंगे। प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो कि बाह्य बल आघूर्ण या चुंबकीय बल आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है दोस्तों। तो ये इससे संतुष्ट होगा। और यहां पर ये जो C है जिसको हम प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं, यहां पर आ जाएगा स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंगों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहां पर भी जो इसका सिद्धांत है वो यही निकल कर आएगा, I समानुपाती होता है फाई के, जब हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जब कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो उस विद्युत धारा का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा इसमें से धारा बहेगी कुंडली में उतना ही ज्यादा विक्षेप आएगा। और कुंडली के इस वायर के साथ में संकेतक जुड़ा होता है और ये जो संकेतक है वो इस स्केल पर घूमता है और उसकी सहायता से हम रीडिंग्स का मापन कर लेते हैं। निलंबित कुंडली धारामापी के अंदर विद्यार्थियों एक स्केल लैंप व्यवस्था होती है, उसकी सहायता से प्रकाश पड़ता है स्केल पैमाने पर और उस दर्पण और प्रकाश की सहायता से स्केल पर पाठ्यांक लिए जाते हैं। हम सुविधा के अकॉर्डिंग उसको समझाने के लिए हम ऐसा बता देते हैं कि संकेतक के रूप में ही कार्य करता है, इसीलिए उसकी जो व्यवस्था है थोड़ी सी जटिल है। इसमें आसान व्यवस्था, इसमें संकेतक लगा होता है। तो विद्यार्थियों ये इसका सिद्धांत है और कार्य करने का हमने तरीका बता दिया है। इसकी जो सुग्राहिता होती है वो हमारे पास में जो निलंबित चल कुंडली धारा मापी है उसकी तुलना में काफी कम होती है, बट ये सुविधाजनक होने की वजह से अधिक उपयोग में आता है। इसको आसानी से एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों। इस धारामापी को हम वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न धारामापी, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ में हम बात करेंगे संट प्रतिरोध की। जो संट दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे संट। संट है क्या? एक प्रतिरोध ही होता है और ये अल्प मान का प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम, ये अल्प मान का प्रतिरोध होता है। तो अल्प मान का जो प्रतिरोध है उसी को ही हम संट प्रतिरोध कहते हैं और इसको हम धारामापी में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसे धारामापी के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन देखेंगे। धारामापी के समांतर क्रम में इसको संयोजित करते हैं दोस्तों। अब क्यों करते हैं वो देखिए आप। देखिए दोस्तों, जब धारामापी की क्षमता से अधिक यदि धारामापी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी जल जाएगा। जैसे यह आपके पास में कोई धारामापी है और इसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारामापी के अंदर आयताकार कुंडली लगी होगी, उसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार लगे होते हैं, बहुत बारीक बारीक तार होते हैं। और जब आपने आवश्यकता से अधिक इस धारामापी की क्षमता से अधिक यदि धारा प्रवाहित कर दी या आवश्यकता से अधिक विभवांतर लगा दिया तो उस कुंडली के वायर्स में से भी अधिक क्षमता वाली, अधिक मान वाली विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से वो जो तार है उसके जलने की संभावना होती है, जल सकता है। इसके साथ में और क्या हो सकता है कि जैसे ही आपके पास में संकेतक लगा है और आवश्यकता से अधिक जब धारा बहती है, क्षमता से अधिक जब धारा बहती है, तो ये जो संकेतक है वो तेजी से इसकी परास से बाहर निकल जाता है
और बाहर निकलकर जो आगे वाला हिस्सा है उससे जाकर टकराता है, और टक्कर खाने से ये जो संकेतक है वो टूट सकता है, मुड़ भी सकता है। तो देखिए दोस्तों, यदि धारामापी की क्षमता से अधिक यदि धारा प्रवाहित हो रही है तब इसमें कुछ नुकसान हो सकते हैं। धारामापी की कुंडली में जो वायर है वो जल सकता है, हम कह सकते हैं धारामापी जल सकता है, उसका संकेतक टूट सकता है, संकेतक मुड़ सकता है। तो उन सभी जो घटनाएं हैं, हानियों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ देंगे, और जैसे ही अल्पमान का प्रतिरोध यहां पर संयोजित करते हैं दोस्तों, बहुत कम मान का प्रतिरोध यहां पर संयोजित कर दिया जाता है, और जब इस अल्पमान के प्रतिरोध को हम यहां पर संयोजित करेंगे तो इसके जलने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध होता है ज्यादा, इसका प्रतिरोध होता है कम। तो यहां से आने वाली धारा है उसके पास में दो ऑप्शन है, तो वो कम मान वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। तो देखिए दोस्तों कि यहां से ज्यादातर जो धारा है वो यहां से निकल जाएगी, तत्पश्चात जो धारामापी या गैल्वेनोमीटर है उसके जलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, वो नहीं जलेगा। इसलिए धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है जिसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। अल्प मान का प्रतिरोध होता है, जितना अल्प होगा धारा उतनी ही उसमें से गुजरेगी, और तत्पश्चात जो धारामापी है वो नुकसान मतलब उसमें क्षति होने से, नुकसान होने से बच जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि जैसे ही यहां से धारा गुजरने लग गई तो इसमें से जो धारा गुजरेगी वो पहले की तुलना में काफी कम गुजरेगी। तो इसकी जो मापन है वो सही मापन करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हम एक सूत्र यहां पर आपको बताएंगे, उसके हिसाब से इसकी प्रयास है वो निर्धारित की जाती है। दोस्तों, यहां से आने वाली जो धारा है वो आई है, हम ये कंसीडर कर लें कि धारामापी से जो धारा जा रही है वो है आई जी। धारामापी का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल जी कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से धारा बह रही है आई जी, और ये जो शंट प्रतिरोध है उसको हम एस से पुट कर रहे हैं। शंट प्रतिरोध में से बहने वाली जो धारा है उसको हम आई एस से कंसीडर कर लें। तो जो आई है वो आई जी प्लस आई एस के इक्वल है, और हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये जो आई एस है यहां पर धारामापी एवं शंट प्रतिरोध जो कि एस है एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और जब ये दोनों समांतर हैं तो उनके सिरों पर विभव पतन भी समान होगा। तो इस बिंदु ए और बी के सिरों पर जो विभव पतन है वो समान होगा। इसका मतलब इस पर वोल्टेज ड्रॉप और इस पर वोल्टेज ड्रॉप सेम होना है, सेम होगा। तो सेम होगा तो यहां पर इस पर विभव पतन क्या हो जाएगा, इसमें से बहने वाली धारा आई जी इंटू इसका प्रतिरोध, धारामापी है उसका प्रतिरोध हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल जी। देखिए एक्चुअल में ये जो कैपिटल जी है वो धारामापी में लगी जो कुंडली होती है उसका प्रतिरोध होता है। तो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध का अर्थ भी यही है कि वो धारामापी का ही प्रतिरोध है। ये जो जी आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कह सकते हैं धारामापी का प्रतिरोध। धारामापी का प्रतिरोध का अर्थ यह है कि धारामापी में प्रयुक्त जो आयताकार कुंडली है उसका प्रतिरोध है। तो इस धारामापी के सिरों का प्रतिरोध विभवांतर तथा इस शंट प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो इसमें से बहने वाली धारा आई एस इंटू एस, तो आई एस इंटू एस, ये जो एस है वो शंट प्रतिरोध है। दोस्तों ये जो एस है यहां पर हमने लिखा है ये है शंट प्रतिरोध, या इसको सिर्फ शंट कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आई एस है वो हमारे पास में है आई माइनस आई जी के इक्वल, और यहां से आप आई जी इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, आई जी इंटू कैपिटल जी आई माइनस आई जी इंटू एस, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। मेरे को मान चाहिए आई जी का, जब मान आई जी का चाहिए तो यहां से इसको बराबर के इस तरफ ले आइए, आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू एस बराबर रह गया है आई इंटू एस।
तो यहां इन दोनों में से हम IG कॉमन ले लेंगे। जब IG यहां से कॉमन ले लेंगे तो G प्लस में S रह गया बराबर में I इंटू S रह गया है दोस्तों। यहां पर आपके पास में आ जाएगा IG बराबर S अपॉन में G प्लस S इंटू में I। ये हमारे पास में आ गया है धारा मापी से बहने वाली धारा का फॉर्मूला, कि ये जो IG है वो है धारा मापी में से बहने वाली धारा और I है टोटल धारा। देखिए दोस्तों, ये कुल धारा जो बह रही है वो तो है I और ये है धारा मापी में से बहने वाली धारा। तो अब पहले इतनी धारा बह रही थी, जैसे ही शंट प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा की वैल्यू इतनी रह जाएगी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे कुल जो धारा है पहले इतनी बह रही थी, शंट प्रतिरोध लगाने के पश्चात इतनी बह रही है, तो शंट प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। या ऐसे भी कह देते हैं कि जब धारा मापी में जो विक्षेपों की संख्या है जैसे 50 है और जैसे ही शंट प्रतिरोध लगा देंगे तो अब विक्षेपों की संख्या रह गई 10। तो इसका मतलब है कि जो 50 है वो इस I का मान है 50 इकाई और IG का मान है वो 10 इकाई। तो शंट प्रतिरोध लगाने के पश्चात जो धारा मापी में से बह रही धारा है वो IG है और जब शंट प्रतिरोध नहीं लगाते हैं तब जो बहने वाली धारा है वो I है। ऐसे समझ लीजिए। या ये कुल धारा है, ये धारा मापी में से प्रवाहित धारा है, ये धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, ये शंट प्रतिरोध है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो धारा मापी है उसके स्केल का पाठ्यांक निर्धारित करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये शंट क्या होता है, शंट प्रतिरोध का उपयोग क्यों किया जाता है, अच्छे से समझ में आया होगा। शंट प्रतिरोध का ही हम उपयोग करते हुए धारा मापी को हम एमीटर में रूपांतरित करेंगे। अगला जो वीडियो है वो यही है दोस्तों, एमीटर के बारे में।